Hello dear aspirants, welcome to the online platform Pakar IAS. I am Vivek Parmar and today we will discuss about the Mauryan art and architecture. See, art and architecture is also an integral part of your civil service examination because the questions can be asked in prelims examination as well as in means examination. Prelims examination में कैसे कोई particular एक structure दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा who actually erected this particular structure or who constructed this particular structure. In prelims it can be asked during which particular dynasty this important structure has been erected. मेंस एग्जामिनेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड थ्रो लाइट ऑन द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर और किसी अदर फिल्म उसमें एक पैटर्न में पूछा जा सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर सिस्टम किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए. क्लियर? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर. So first of all, we should understand about the important thing, that is the Mauryan art can be divided into two parts. Mauryan art को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. There is the court art and the individual art. What does it mean, court art and the popular art? Court art means when the initiative was taken by the court. देखिए बिल्कुल बेसिक से शब्दों में मैं समझाता हूं आपको. दो पार्ट में डिवाइड है, कोर्ट और पॉपुलर. कोर्ट मतलब होता है जो रॉयल साइड से पैटर्नाइज जिसको मिले. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्टिकुलर पैलेस महल बनवाना है तो वो महल कॉमनर तो नहीं बना सकते, है ना. तो वो महल तो कोई रिच वेल्दी क्लास वाला, कोई रॉयल ब्लड वाला, कोई प्रिंस या कोई रूलर, राजा, किंग या फिर कोई भी एरिस्टोक्रेटिक पर्सन ही बनाएगा. तो कोई भी ऐसी चीजें विच वॉज पैटर्नाइज्ड बाय द रूलर और द एरिस्टोक्रेटिक पीपल, दीज ऑल द स्ट्रक्चर्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कोर्ट आर्ट और रॉयल आर्ट. Another type was the popular art, which was mainly in this initiative was taken by the individual. जो कॉमन पीपल जो बनाते थे जिनमें उनका मेन रोल होता था वो होती है पॉपुलर आर्ट के अंदर. तो कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. क्लियर? तो मॉरियन आर्किटेक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द कोर्ट आर्ट एंड द पॉपुलर आर्ट. कोर्ट आर्ट मेनली इट वाज पैटर्नाइज्ड बाय द रॉयल पीपल और द एरिस्टोक्रेटिक पीपल एंड द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द कोर्ट साइड. सो दीज मेनली फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कोर्ट आर्ट एंड इट मेनली इंक्लूड्स द पैलेसेस, pillars and stupas. These three things are very important which falls under the category of court art, that is palaces, pillars and stupas. Clear? Palaces, pillars and stupas. And in detail we will discuss about the architectural system of these three things. बहुत important है, बहुत अच्छे से इनको समझेंगे. And also we will move on to some of the examples which can be asked in your examination about their locations and also their founders. Now the popular art, that means the initiative was taken by the commoners, and common, that means the people who lived in the towns and who were involved in diverse field and diverse economic establishment. So in this category we will see about the caves, pottery and sculptures. So these six things are very important from Mauryan art and architectural point of view. Clear? So first of all we will move on to the court art. देखिए कोर्ट आर्ट का एक बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दिया. द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द रॉयल पीपल और एरिस्टोक्रेटिक पीपल और रूलर. ठीक है, तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोर्ट आर्ट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई एक्चुअली द पीपल इरेक्टेड दिस स्ट्रक्चर्स. तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट गोल बिहाइंड द इरेक्टिंग ऑफ दीज स्ट्रक्चर, दैट वाज पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस. जैसे मान लीजिए किसी राजा ने कोई एक महल बनवाया, तो पैलेस सिर्फ रहने के लिए ही नहीं होते हैं, only they were mainly inhabited by the rulers and their relatives, kith and kins. But palaces also acted as a symbol of the political sovereignty. उस पर्टिकुलर एम्पायर का जो मेन सीट है, जो दरबार लगेगा वो वहीं पर लगेगा, तो वो एक पॉलिटिकल मेन सीट की तरह भी काम करता है. तो एक सिग्निफिकेंस ये भी होता है पैलेसेस बनवाने का. दूसरा होता है टू एक्साल्ट द इमेज ऑफ द किंग. कैसे एक किंग की इमेज को एक्साल्ट किया जाता है, बढ़ाया जाता है. कोई भी राजा है, जैसे अशोक ने कुमराहार में जो पैलेस बनवाया पटना के पास में, वो पैलेस सिर्फ इसलिए बनवाया, एक तो वो एक मेन सीट की तरह काम करेगा, एक ये कि उसको इतिहास में और अमर हो जाएगा वो, कि जब भी ये पैलेस को देखेगा तो अशोक का नाम लेगा. तो टू एक्साल्ट द इमेज ऑफ द किंग, एक एज ए मेन पॉलिटिकल सीट ऑफ द एम्पायर, दो, फॉर ड्वेलिंग पर्पस, रहने के लिए, तीन. तो दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड कंस्ट्रक्टिंग द पैलेसेस. They are also used as religious centers for various other religions. So political और religious दोनों पर्पस के लिए मेनली कोर्टयार्ड होता है, कोर्ट आर्ट. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे स्तूप के बारे में हम डिस्कस करेंगे. स्तूपा एक्चुअली हैज रिलीजियस सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म. So mainly the court art is related to political as well as religious purposes.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर द कोर्ट आर्ट विल डिस्कस अबाउट द पैलेसेस, महल जो होते हैं. तो सी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द पैलेसेस दैट दे वर मेनली three purposes. They were constructed for three purposes. First is dwelling, रहने के लिए, ठीक है. Second is to exalt the image, to exalt the image. And third one, which is very important, that is the political seat. ये तीन रीजन से ये लोग बनाते थे इनको, political seat. Clear? Now one more important thing about it is which main material was used in the construction of palaces. And that was wood. It can be directly asked in a prelims examination as well, that which building material was mostly used during the time of Mauryans. तो the answer would be wood. लकड़ी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था. अभी जो मैंने कुम्राहार पैलेस की बात की है ना, जो पटना पाटलिपुत्र आज के जो बिहार में है वहाँ पर है, तो बिल्कुल पटना के पास में है, वहाँ पर 3 स्टोरीज बनी हुई हैं उसकी, अशोक के पैलेस की, और पूरी की पूरी तीनों स्टोरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लकड़ी का हुआ है. एक सेंट्रल पिलर है, तो याद रखिएगा वुड अलॉन्ग विद द स्टोन वाज मेनली यूज्ड इन द पैलेसेस ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो लकड़ी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये प्रीलिम्स में सीधे आ सकता है ना. बाकी पूरा स्ट्रक्चर मीन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वुड वॉज द प्रिंसिपल मटेरियल, अलॉन्ग विद द वुड स्टोन वॉज ऑल्सो यूज्ड, है ना. तो ब्रिक्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था इस समय में, याद रखिएगा. पैलेसेस ऑफ कुम्राहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. द कुम्राहार पैलेस इज मेनली लोकेटेड इन, तो ये है नियर पाटलिपुत्र इन मॉडर्न बिहार. हु कंस्ट्रक्टेड दिस पर्टिकुलर पैलेस? तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द अशोका, द ग्रेट रूलर. एक बहुत इंटरेस्टिंग इसके बारे में एक स्टोरी बताते हैं. फायान, ठीक है, फायान एक बहुत इंपॉर्टेंट चाइनीज पिलग्रिम रहेगा. फायान, फायान, he was the first Chinese pilgrim in India. First Chinese pilgrim. ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस तरह के. फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम है who entered into India during the reign of चंद्रगुप्त II. ये चंद्रगुप्त II के समय आएगा, जो गुप्ता डायनेस्टी का एक राजा है. चंद्रगुप्त II, ये गुप्ता डायनेस्टी का एक राजा है जिसके समय फायान आएगा. He was the first Chinese pilgrim. फायान in his own book actually mentioned about the palaces of Ashoka. और क्या लिखा है उसने? When I see the palace of Ashoka at the Kumrahar, I can say that these are not the creation of a man on the earth. These are looking as the creation of God. तो उसने इतना कंपेयर किया, इतना चीज लिखा कि अशोक के महल एक गॉड की क्रिएशन लगते हैं. जबकि सोचिए आप, चंद्रगुप्त II का जो समय है वो 4th century AD में है, एंड दीज वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द अशोका, दैट मीन्स 3rd century BC. तो 3rd century BC से 4th century AD लगभग 550-600 साल का अंतर है. इसके बाद भी अगर वो उनको देखकर ऐसा कह रहा है कि दीज आर द मेनली दीज आर द क्रिएशंस ऑफ गॉड, दैट मीन्स हाईली डेकोरेशन, इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड सिविल इंजीनियरिंग was used in these palaces. This is a very interesting thing which you should mention in your answer. क्लियर? तो ये याद रखिएगा, फायान ने किसके पैलेस के बारे में लिखा है? अशोक. फायान ने जो लिखा है, उसकी जो किताब है, उस किताब का नाम भी हम यहाँ देख लेते हैं, द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम. उस बुक का नाम है द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम. बुद्धिस्ट किंगडम, जितने भी बुद्धिस्ट किंगडम है उनके रिकॉर्ड्स. हालांकि उस किताब का नाम है फू को की, ठीक है. तो ये चाइनीज में नाम है फू को की, विच इन इंग्लिश इट मीन्स रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम. सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी फैक्ट विच आर रिलेटेड टू द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर. कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है. तो आपने देखा होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में वेरियस टाइम्स द स्टेटमेंट्स आर गिवन, एंड मेनली इट विल बी आस्क्ड दैट हु एक्चुअली कोट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट कहा किसने है? तो मान लीजिए ये आ गया कि द पैलेसेस ऑफ अशोका आर नॉट द क्रिएशन ऑफ मैन, दीज आर द क्रिएशन ऑफ गॉड. हु एक्चुअली मेड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? सो द योर आंसर वुड बी फायान इन हिज बुक, दैट इज रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम और फूको की. क्लियर? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसके पैलेसेस में कई सारे इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड स्कल्पचर है. पैलेसेस को बहुत ज्यादा डेकोरेशन बनाने के लिए वॉल्स पे स्कल्पचर, मतलब काफी सारी मूर्तियों का इस्तेमाल किया हुआ है. बहुत सारी कार्विंग्स की हुई है, डिजाइन्स बनाई हुई है. ठीक है. एक और इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र के अंदर जो पैलेस है चंद्रगुप्त का, दैट पैलेस वाज एक्चुअली मेनली इंस्पायर्ड फ्रॉम द पैलेसेस ऑफ पर्सपोलिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा. तो पर्सपोलिस का जो पैलेस है, पर्सपोलिस, ये कहां पर है? ईरान का कैपिटल है.
तो यहाँ के जो पैलेसेस है इनसे इंस्पायर है चंद्रगुप्त का पैलेस। पर्सपोलिस जो पैलेस है दैट वर मेनली बिल्ट बाय अकमेनियन डायनेस्टी। अकमेनियन डायनेस्टी, तो अकमेनियन डायनेस्टी जो वहां पर थी, जैसे हमने पढ़ा है पहले भी, जो डेरियस वन जहां से राजा आया था सबसे फर्स्ट, उसके पहले साइरस वन ने भी इंडिया की तरफ रुख किया था, बट फर्स्ट सक्सेसफुल रेड जो थी वो डेरियस वन ने की थी 516 बीसी में। ही एक्चुअली बिलोंग्ड टू द अकमेनियन डायनेस्टी विच वाज फ्लरिश्ड मेनली इन ईरान और पर्शिया, जिसका पुराना नाम था। तो वहां की जो कैपिटल थी पर्सपोलिस, वहां जो पैलेसेस थे जो बहुत अच्छी क्रिएशंस कही जाती थी उस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, उनसे इंस्पायर थे चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस। क्लियर? सो ये भी एग्जाम में आ सकता है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिस वाज होल अबाउट द पैलेसेस ड्यूरिंग विच वर बिल्ट ड्यूरिंग द मौर्यन रूलर्स। नाउ द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पिलर. These are also falls under the category of court art. ये भी कोर्ट की तरफ से बनाए जाते थे। तो स्पेशली अगर मैं देखूं तो अशोका मेड पॉपुलर दीज पिलर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। वेरियस पिलर्स हैव बीन इरेक्टेड थ्रू आउट द इंडिया। अब पहले इसके पिलर के आर्किटेक्चर को समझने से पहले ये देखते हैं व्हाई एक्चुअली द पिलर्स वर इरेक्टेड, क्यों बनाए जाते थे, व्हाट वाज द मेन एम और गोल बिहाइंड द इरेक्शन ऑफ दीज पिलर्स। तो द वेरी फर्स्ट इज सिंबल ऑफ सोवरेंटी, स्टेट का एक सिंबल की तरह कि ठीक है दिस प्लेस बिलोंग्स टू द स्टेट एंड दिस इज अ मेनली अ सिंबल ऑफ द स्टेट। एक तो हो गया सिंबल ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है, तो मेनली हो गया सिंबल ऑफ स्टेट। दूसरा हो गया टू कमोमरेट द विक्ट्री। कमोमरेट द विक्ट्री का मतलब है मान लीजिए कोई बैटल लड़ा और उस बैटल में जीत गए तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक पिलर इरेक्ट करवाते थे। एंड मेनली ही इंस्क्राइब सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू दैट बैटल ऑन द पिलर्स। कोई भी इंपॉर्टेंट उसकी कोई घटना है वो उस पिलर्स पे इरेक्ट करवा दी। तो एक होता था टू कमोमरेट द विक्ट्री ऑफ बैटल्स। थर्ड वन है टू डिसेमिनेट द रॉयल मैसेजेस अमंग द पब्लिक्स, है ना। दैट टाइम नो देयर वाज नो डिजिटल लाइफ, सो उस समय क्या होता था कि कोई भी मैसेज अगर पहुंचाना है लोगों को तो एक नोटिस बोर्ड की तरह भी इनको इस्तेमाल किया जाता था। मान लीजिए कोई रॉयल ऑर्डर निकालना है, कोई प्रिंसिपल्स में बदलाव आया, कोई नई चीज़ है, कोई इंट्रैक्शन करना है लोगों से, तो वो चीज़ भी वहाँ पर इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में इन पिलर्स पर लिख दी जाती थी। क्लियर? So these were mainly erected for various purposes. First, as a symbol of sovereignty, as a symbol of the state. Second, to disseminate the royal messages among the public. Third, to commemorate the victory in a particular battle. And fourth, to interact with the people. जैसे अशोक ने लिखा है इन पिलर्स पे, all men are my children, है ना। अशोक के 14 edicts हैं, कई सारे पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी हम पढ़ रहे हैं मेनली पिलर, तो पिलर के बारे में हमने देखा, ये तो हो गया सिग्निफिकेंस। अब कोई भी पिलर को देखेंगे तो देयर आर 4 पार्ट्स इन द पिलर। किसी भी पिलर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ पिलर। इन दिस पिलर यू कैन इजीली सी, ये बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से 40 फीट के आसपास ये शाफ्ट होती है रोटेटिंग। ठीक है, तो पहले हम 4 पार्ट देख लेते हैं। दिस इज अ शाफ्ट, दिस इज द मेन शाफ्ट एंड इट इज मेनली मोनोलिथिक इन नेचर। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही पत्थर से बना हुआ है, ये एक ही पत्थर से, और इट्स अप्रोक्सीमेट हाइट इज 40 फीट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। एक ही पत्थर 40 फीट का है और उससे ये शाफ्ट बनी हुई है। और इतने बड़े पत्थर जो अशोक इस समय मिलते थे, ये चुनार माइन से निकलते थे। चुनार ये कहां पर जगह है? ये यूपी के अंदर है। एंड विच टाइप ऑफ स्टोन वाज यूज्ड इन द पिलर इरेक्शन? दैट वाज सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर जिसको हम बोलते हैं। तो दीज ऑल द थिंग्स यू नीड टू रिमाइंड, यू नीड टू रिकॉल ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। जैसे हमने देखा पैलेसेस में वुड वाज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल, but in pillar mainly they were made up of stones. And which type of stone? It can be asked in examination. That is sandstone. From where actually they got the sandstone? From Chunar mines. Where actually this is in UP. और सबसे बड़ी खासियत देखिए, ईरान में भी पिलर का उस समय प्रचलन था। ईरान में इतने बड़े पिलर नहीं मिलते थे 40 फीट वाले, वहाँ छोटे छोटे 8 से 10, 12 फीट वाले को जोड़ के सीमेंट करके एक बड़ा सा पिलर बनाया जाता था। तो ईरान से भी बेस्ट है अशोक के पिलर अगर मैं कहूँ तो, जबकि बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर हुई हैं अशोक के पिलर की ईरान से, है ना। तो अगर ध्यान से आप इस अगले वाले में देखें, देखिए इस तरह से पिलर होते थे ये, है ना। ये रोटेटिंग शाफ्ट है, दिस इज ऑफ 40 फीट हाई, ये 40 फीट ऊंची होती थी और ये मोनोलिथिक होता था, याद रखिएगा, मोनोलिथिक। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट पार्ट इज द शाफ्ट which is at least 40 feet high and this is monolithic in nature. That means it is made up of only one stone. Clear? Above, if we see, so above this particular thing we can see this particular capital. This is a capital. Capital मतलब इसके ऊपर हम देखेंगे कैपिटल रहेगा, ठीक है, और ये ऑलवेज या तो लोटस शेप में रहेगा या बेल शेप में रहेगा।
ये जो कैपिटल है या तो ये लोटस शेप में रहेगा, कमल के आकार में, इन्वर्टेड फॉर्म में, और बेल शेप्ड रहेगा, बेल शेप्ड। ठीक है, तो दिस इज लोटस शेप, इजीली यू कैन सी दिस इज अ लोटस, है ना, ये कमल का फूल जैसा बना हुआ है। अगर ये बेल शेप हो तो बेल शेप इज नॉट द इंडिजिनस टेक्निक विच इज डेवलप्ड इन इंडिया। लोटस टेक्निक इज अवर, this is, we can see this is a native development, but bell shaped is actually inherited from the Iranian. So if this question can be asked in a prelims examination, that bell shaped capital is taken from which particular country, so that is taken from the Iranian architecture, Iranian या फिर हम कहें उस समय उसका नाम था पर्शियन। तो ये याद रखिएगा, ऐसी चीजें बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। अशोक के पिलर में बेल शेप्ड कैपिटल अगर मिल जाए तो वो कहां से लिया गया है? ईरान से। इसके ऊपर देखेंगे तो दिस इज अबेकस, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज अबेकस, थर्ड पोर्शन, इसको अबेकस कहते हैं। और ये दो ही शेप में मिलेगा, या तो सर्कुलर लाइक दिस इज सर्कुलर, है ना, ये सांची का जो पिलर है आपका ये सर्कुलर है, और या फिर ये आपको स्क्वायर में भी मिल सकता है, रेक्टेंगुलर। तो या तो रेक्टेंगुलर मिलेगा या फिर ये सर्कुलर मिलेगा। और इसके ऊपर कोई भी एनिमल या बर्ड्स मिल सकते हैं। यहाँ पर एनिमल है, एज यू कैन सी हियर, लायन इज 4 लायंस बैक टू बैक, 1 2 3 और चौथा इनके पीछे है। तो एनिमल और बर्ड मिलेगा आपको यहाँ पर। तो इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो अशोकन पिलर कैन बी डिवाइड इनटू 4 पार्ट, द शाफ्ट, द कैपिटल, द अबेकस एंड द एनिमल और बर्ड। यहां पर ईरानियन 2 इन्फ्लुएंस मिलेंगे, प्लीज याद रखिएगा, मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए जरूरी है। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इज द बेल शेप्ड कैपिटल दैट इज टेकन फ्रॉम द पर्शियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एंड ऑल्सो इफ यू सी हियर एनी एनिमल और विंग्ड एनिमल, विंग्ड एनिमल और विंग्ड बर्ड, मतलब जो हम कहते हैं ना कोई भी ऐसा एनिमल जिसमें पंख लगे हुए हो, तो विंग्ड अगर वो है तो समझ लीजिएगा वो ईरान से लिया गया कॉन्सेप्ट है। सो दीज 2 इन्फ्लुएंसेस वी कैन इजीली सी फ्रॉम द ईरान। क्लियर? पर एक दो चीज में अंतर बताया मैंने, ईरान और अशोक के पिलर को मैंने कंपेयर किया। मैंने आपको बताया अशोकन पिलर वाज मोनोलिथिक इन नेचर, दैट मींस द शाफ्ट वाज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल स्टोन। बट ईरान की बात करें तो वेरियस स्टोन्स वर सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल। दूसरा एक डिफरेंस है, ईरानियन पिलर्स वर नॉट फ्री स्टैंडिंग। फ्री स्टैंडिंग मतलब वो बिना किसी सपोर्ट के नहीं होते थे, वो कोई ना कोई स्टेट बिल्डिंग से अटैच होते थे, सपोर्ट चाहिए था। बट अशोक के पिलर का बात करूं तो दीज आर फ्री स्टैंडिंग। ये देखिए कोई किसी बिल्डिंग से अटैच नहीं है। दिस इज अनदर ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अशोकन पिलर, दैट दीज आर फ्री स्टैंडिंग, दैट मींस दे आर नॉट अटैच्ड विद एनी स्टेट बिल्डिंग। और ये स्टेट बिल्डिंग से अटैच होने वाला केस कहां है? ईरान में। तो दीज 2 थिंग्स मेड अशोका पिलर बेटर देन द ईरानियन पिलर। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कई सारे इसके पिलर हैं, जैसे हमने देखा एक सारनाथ में है, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में बहुत बढ़िया पिलर है लौरिया नंदनगढ़ वाला, है ना, ये लौरिया नंदनगढ़ वाला ही है, याद रखिएगा। लौरिया नंदनगढ़ कहां पर है? चंपारण, बिहार में है चंपारण। लोकेशन प्लीज याद रखिएगा, बिहार में है ये। चंपारण को सब जानते हैं, है ना। गांधी जी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इंडिगो जो नील की खेती वाला जो उनके खिलाफ तिनकथिया सिस्टम के खिलाफ उन्होंने शुरू किया था, वो यहीं से किया था। ठीक है, ये जो सारनाथ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सारनाथ। सारनाथ कहां पर है? नियर वाराणसी, यूपी में है ये। तो यहां हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया है। 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक्सेप्टेड इट्स नेशनल एम्ब्लेम। जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है वो है यहाँ सारनाथ का जो पिलर है उसमें से अपर जो 2 चीजें हैं, ये एबेकस आपका, ठीक है, और ये, इसी को हम अपना नेशनल सिंबल मानते हैं। तो नेशनल सिंबल एक्चुअली वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1915 एंड इट इज मेनली टेकन फ्रॉम द सारनाथ पिलर ऑफ द अशोका। इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन फ्रॉम वेयर एक्चुअली इट इज टेकन। तो इट इज टेकन फ्रॉम द सारनाथ पिलर। तो सारनाथ पिलर में देखिए 1 2 3 एक पीछे 4 शेर हैं। यहाँ पर आपको जो मिलेगा ये अबेकस मिलेगा, इसमें इसके नीचे सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, सत्य की ही जीत होती है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मैं 1-2 चीजें और बता दूं। यहाँ पे एक पिलर देखेंगे, धर्म चक्र परावर्तना, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, इसके आसपास 4 एनिमल आपको मिलेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, आपको कौन कौन से एनिमल मिलेंगे आप अपने सिक्के पर भी देख सकते हैं, है ना। एक लायन, एक बुल, ठीक है, एक एलिफेंट और एक गैलपिंग हॉर्स ये मिलेंगे आपको। वेस्ट में हॉर्स मिलेगा, देख लीजिएगा, ईस्ट में बुल, नॉर्थ में आपको मिलेगा लायन और साउथ में एलिफेंट। इनका भी सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं कि इनको ऐसे ही बना दिया गया है। देखिए जब गौतम बुद्ध अपने घर से गए थे अपना पूरा प्रिंसली लाइफ छोड़कर एक असेटिक लाइफ जीने, तो एक घोड़े के साथ गए थे जिसका नाम था कंथक।
तो दिस हॉर्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कंथक. द कंथक वाज द हॉर्स ऑफ गौतम बुद्ध. तो दिस हॉर्स रिप्रेजेंट एक्चुअली कंथक. बुल, बुल मीन्स द मंथ. इट इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ द जोडियक टॉरस. एक जो 12 राशियां उसमें से एक टॉरस होती है, तो उसमें जो मंथ पड़ता है उसमें जो नाम आते हैं लोगों के, उसके अकॉर्डिंग जो मंथ पड़ता है उस मंथ में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था. तो इट मेनली सिग्निफाइज द मंथ इन विच द गौतम बुद्ध वाज बोर्न. नाउ लायन, इट मेनली सिंबलाइज द एनलाइटनमेंट प्रोसेस, जो उनको ज्ञान हुआ था उसको ये बताता है. एलिफेंट, it was actually, it signifies mainly the dream which the mother of Gautam Buddha Mahamaya actually saw. एक सपना देखा था उन्होंने कि उनको एक बहुत प्यारा एक बच्चा जो है व्हाइट एलिफेंट ऐसा कहते हैं उस समय उस इवेंट को, कि व्हाइट एलिफेंट ही एक्चुअली शी एक्चुअली टुक इन हर वूम. तो वो उस इवेंट को सिग्निफाई करता है उनके बर्थ के पहले की इवेंट को. तो दीज 4 थिंग्स एक्चुअली सिंबलाइज द डिफरेंट इवेंट्स रिलेटेड टू द Gautam Buddha's life. And this Dharma Chakra Paravartana actually signifies the first sermon which was given by Gautam Buddha. So this mainly signifies all the event. एक करंट की इवेंट बताता हूँ. रिसेंटली जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नया जो हमारा पार्लियामेंट है उसको अनवेल किया है, उसका इनॉग्रेशन किया है. तो उसकी रूफ पे देखिएगा आप, वहाँ पर एक ये बिल्कुल जो पिलर वाला सिस्टम है ये बनाया हुआ है. तो उसमें एक थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, हालांकि वी विल नॉट लुक इनटू दैट पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी, बट यहाँ से ये पिलर बिल्कुल ये एज इट इज जो नेशनल एम्ब्लेम वाला है यही सिस्टम वहाँ पर लिया हुआ है. वो कंट्रोवर्सी बस इतनी थी, मैं बता दूं यहाँ पर ये जो आप देखेंगे ध्यान से, तो दीज लायंस आर लुकिंग एक्चुअली काम एंड कूल, है ना, ये काम एंड कूल लग रहे हैं आपको, देखिएगा बस वहां पर आप ध्यान से देखेंगे, आप लोग सब गूगल आउट करके देख लीजिएगा, ये बिल्कुल वहां पर रोरिंग मैनर में है, दहाड़ते हुए शेर. तो लोगों ने बोला था कि ये अलग है, ये अलग है, ये बिल्कुल कूल एंड काम है जो गौतम बुद्धा को सिग्निफाई करते हैं, और वहां पर थोड़ा सा रोरिंग मैनर में है. तो कोई भी चीज आप पढ़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज होल अबाउट द pillars. Now move on to the stupas. What do you mean by stupa? Stupa literally mean about the burial mound. Burial mounds. Burial mounds. है ना, चबूतरा ढेर जिसको हम कहते हैं. Burial mound. That means जो कोई भी बुद्धिस्ट मॉन्क या इंपॉर्टेंट जो होते हैं उनके जो relics या ashes हैं that were kept and over that a structure was erected. So what do we literally mean by stupa? Stupa are actually called as the burial mounds. Burial mounds में क्या होता है, जो भी important Buddhist monks होते हैं उनसे related ashes या उनसे related relic जो जुड़ी हुई चीजें होती है वो एक जगह रख दी जाती है और उसके ऊपर एक चबूतरा बना दिया जाता है. किस तरह का? इस तरह का. This is called stupa. This is exactly the stupa of Sachi. और मेनली हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में. बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई नीड टू टेल यू अबाउट द स्तूपा, दैट वेयर एक्चुअली द फर्स्ट टाइम वेयर वी सी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा. अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछे पहली बार स्तूप का कॉन्सेप्ट हमने एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ देखा है, तो द आंसर वुड बी वैदिक पीरियड. सबसे फर्स्ट एविडेंस जो स्तूप के होते हैं फर्स्ट टाइम वो कहाँ पर मिलेगा? वैदिक पीरियड में. But actually Buddhism mainly popularized this particular structure. Buddhism mainly popularized this. Therefore, we have associated the stupa with the Buddhism religion. And mainly during the reign of Ashoka, 84,000 stupas have been erected. 84,000 stupas have been erected during the reign of Ashoka. अशोक ने बहुत कंस्ट्रक्शन किए हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे काफी फोकस किया है. तो अशोका के रेन के समय 84,000 स्तूपास बने हैं. एमपी का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया स्तूप है जो सांची में है, विच इज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, है ना, भोपाल से 50-55 किलोमीटर की दूर पे एक शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है सांची. वहां पर स्तूप बने हुए 3 स्तूप हैं, उसमें से मेन वाला महास्तूप है विच इज एसोसिएटेड विद द गौतम बुद्ध. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा इनको. ठीक है, सांची स्तूप को. तो इसका भी स्ट्रक्चर हम जरा देखते हैं बहुत ध्यान से. तो देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको कई सारी चीजें दिख रही होंगी, है ना. पहले हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं इस तरह से. ये देखिए, तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्तूप पे हम देखें तो यहां से देखते हैं इनको. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले तो यहां मैं 2-4 चीजें बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा. दिस इज नोन एज अंडा. ठीक है, you should use the same name which is given in the art and architecture. You can explain in English in your language, but जो exact name है वो आप नहीं चेंज कर सकते. तो अंडा इसको कहते हैं. यहां पर ये जो फ्रंट में आपको ये दिख रहा होगा इसको तोरण कहते हैं. ऐसे 4 होते हैं, टोटल 4 होते हैं. एक यहां है, एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों डायरेक्शन में मिलेंगे. तो कोई भी जो स्तूप होता है उसके 4 तरफ गेट मिलते हैं. दीज गेट्स आर कॉल्ड
तोरणास। प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछ सकते हैं, तोरण रेफर्स टू। तो तोरण मीन्स गेटवेज अराउंड द स्तूपा। देयर आर 4 तोरणास अराउंड ईच स्तूपा। तो पहले हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट यूज्ड बाय द अशोका और नॉट गिवन बाय द अशोका। दिस वाज नॉट एट ऑल ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्यन एम्पायर। वो तो हम पूरा स्तूप का आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, बट मौर्यन के समय ये तोरण नहीं होते थे। दिस वाज मेनली इंट्रोड्यूस्ड बाय द पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड ही बिलोंग्स टू द सुंगा डायनेस्टी। ही एक्चुअली फाउंडेड द सुंगा डायनेस्टी। सो प्लीज याद रखिएगा, ही वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी एंड ही इंट्रोड्यूस्ड द तोरण सिस्टम्स। दीज आर, तोरण मीन्स हाईली डेकोरेटिव गेटवे। ये देखिए इनको यहाँ पर, ये हाईली डेकोरेटिव गेटवे देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या होता है, विच मेक्स यू और विच मेक्स दैट पर्टिकुलर मोमेंट मेमोरेबल इन योर लाइफ, जो मेस्मराइज कर दे आपको। तो यहाँ देखिए ना कितना बढ़िया बना हुआ, ये वुडन स्ट्रक्चर, वुड और स्टोन के द्वारा बनाए जाते थे। याद रखिए ना, इसमें स्टोन का ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो इसमें क्या है, ये देखिए पूरा एक तोरण बना हुआ है, ये ऐसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो बने हुए हैं। बट मेनी एनिमल्स आर देयर एंड मेनी स्कल्पचर्स आर देयर टू डेकोरेट और टू मेक इट इन डेकोरेशन मैनर। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, ये सब एलिफेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ डेमी गॉड्स दिखेंगे, ये लेडीज हैं, है ना, ये एक्चुअली डेमी गॉड्स हैं। डेमी गॉड्स में 2 मिलेंगे आपको, ये इस समय के स्कल्पचर्स हैं, यक्ष एंड यक्षिणी। यक्ष एंड यक्षिणी। सो यक्ष इज अ मेल and Yakshini is female. So these are considered as demigods and these are associated with all 3 religion, that is Hinduism, Buddhism and Jainism. तीनों से एसोसिएटेड है। हिंदुइज्म में अगर आपने कुबेर देव का नाम सुना है, जो पैसों की रक्षा करते हैं, तो उनके ये अटेंडेंट्स होते थे। तो दीज आर अटेंडेंट्स ऑफ गॉड, है ना, डेमीगॉड्स मतलब गॉड के अटेंडेंट जिनको हम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, यक्षन यक्षिणी। तो यक्षन यक्षिणी के काफी सारे स्कल्पचर बने हैं, काफी सारे एनिमल्स के, और इंट्रिकेट कार्विंग्स की गई। देखिए डिजाइन कितनी बढ़िया तराकाशी की गई है। तो तोरणास आर एक्चुअली द एंट्रेंस और गेटवेज, बट दे आर हाईली डेकोरेटेड एंड दे आर मेनली इरेक्टेड और मेनली कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ वुड एंड स्टोन। एंड यक्ष एंड यक्षिणी स्कल्पचर्स आर यूज्ड टू मेक these तोरणास एज डेकोरेटिव एंड वेरियस एनिमल स्कल्पचर्स ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड। अगर इसमें आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे बिल्कुल जो धर्म चक्र परावर्तना, जो एक है ना इटर्निटी के साथ जो घूमने वाला है, पूरा लाइफ चलती रहती है, आपको कर्म करते रहने चाहिए, ये सब के मैसेज देता है। Simultaneously, it is also associated with the first sermon which was given by Gautam Buddha. Clear? तो ये हो गया तोरणा के बारे में। But please do remember one particular thing, that तोरणास are mainly not introduced by during the Mauryan Empire. They are mainly introduced by the Pushyamitra Shunga, who was the Shunga ruler. चलो तो अलग बाकी चीजों पे चलते हैं। तोरण के बारे में हमने बता दिया। अब आप देखिएगा, ये दिस राउंड शेप में जो है, ये इसको अंडा कहते हैं, और इसका जो आउटर पार्ट होता है दैट इज मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स एंड इनर पार्ट इज मेनली मेड अप ऑफ अनबर्न्ट ब्रिक्स। ये जो पूरा सेमी सर्कुलर दिख रहा है, इसका अंदर वाला हिस्सा अनबर्न्ट ब्रिक से बना होता था, बाहर वाला बर्न्ट ब्रिक से, और उसके बाद फिर एक बार प्लास्टर का एक लेयर चढ़ाते थे, है ना, लाइम प्लास्टर का, चूने का जो होता है। क्लियर? अब ये ऊपर आपको एक दिख रहा होगा, ये पूरा बढ़िया सा, है ना, एक इसको हर्मिका कहते हैं। What we call it Harmika. Please do remember these particular terminology related to the stupa, because if you do not represent these terminologies in your means answer, so that will not be helpful in gaining the good marks. Or in prelims also these can be directly asked that what does they mean. तो जैसे तोरण आपने देखा गेटवे है, हर्मिका क्या होता है? This is the most pious or important thing related to the stupa. इसी में वो एशेस और रिलिक्स रखे जाते हैं, ये बहुत पवित्र होता है। कुछ लोग कहते हैं ये भगवानों का वास करने का जगह है, तो मेनली द होमेज वाज प्रोवाइडेड टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट पायस थिंग ऑफ स्तूपा। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक अम्ब्रेला दिख रहा होगा, ये 1 2 3 है ना, अम्ब्रेला जिसको हम कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 1 2 3 दिख रहा है अम्ब्रेला, तो ये छत्तर कहते हैं एक्चुअली इसको, अम्ब्रेला को उस इनकी भाषा में क्या कहा है, छत्तर। 3 मिलेंगे, ये एक्चुअली दीज 3 सिग्निफाइज द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा धम्मा संघा। 3 रत्न होते हैं बुद्धिज्म के, बुद्धा धम्मा संघा, है ना। बुद्धा दैट मीन्स द एनलाइटनमेंट, धम्मा दैट मीन्स द फिलॉसफी, द मेन थिंग, एंड संघा दैट मीन्स द कम्यून, द ग्रुप, particular group which was mainly founded by the Gautam Buddha. So 76 is mainly this.
इसके नीचे जो ये मेन होता है यास्ती होता है, एक मेन एक्सिस होती है, उस एक्सिस पे ही ये अम्ब्रेला लगा होता है ना, जैसे छाते का एक एक्सिस होता है, तो यास्टी बोलते हैं इसको, यास्टी, यास्टी। व्हाट इट इज? इट इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ द पर्टिकुलर एक्सिस अलोंग विद द होल यूनिवर्स इज रिवॉल्व, पूरा यूनिवर्स जिसके आसपास घूम रहा है, तो इट इज अ सिंबल, एक्चुअली इट सिंबलाइजेस द मेन एक्सिस अराउंड विच द होल यूनिवर्स इज रोटेटिंग। ये चीजें देख लिया, इसका हमने देख लिया। इसके बाद आपको रेलिंग दिख रहा होगा इसके अंदर, और मेन जो बेस है, पूरा जो बेस है जिसपे ये स्तूप रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेधी। क्या बोलते हैं उसको? मेधी, जिसपे पूरा का पूरा स्तूप बना हुआ रहता है। एंड देयर यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अ प्रदक्षिणा पथ और एम्बुलेटरी पैसेजवे विच वॉज यूज्ड मेनली बाय द वर्शिपर्स टू प्रोवाइड होमेज। कभी किसी मंदिर में देखिएगा, उसके आसपास आप मंदिर के आसपास, गर्भगृह के आसपास चारों तरफ घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं अपना सम्मान देने के लिए गॉड्स को। ठीक उसी तरह ये मेधी होती है। इट वॉज मेनली यूज्ड बाय द वर्शिपर्स टू पे होमेज, सम्मान देने के लिए। ठीक है। और फिर बाहर ये जो रेलिंग दिख रहा है आपको, ये रेलिंग जो दिख रहा है पूरा, इसको बोलते हैं वेदिका। इट इज एक्चुअली अ डिफेंस वॉल, वेदिका। सो दीज आर द मेनली स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड इन द स्तूपास। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो वेदिका बनी होती है, ये जो डिफेंस वॉल है, that is mainly constructed of wood, but Pushyamitra Shunga also made one change in it. What actually he changed? He replaced the wooden railing with the stone railing. तो दो चेंज पुष्यमित्र शुंग के याद रखिएगा। He introduced the toranas in the stupa art and architecture, and he also replaced the wooden railing with the stone railings. These two changes were made by पुष्यमित्र शुंग। तो ये है हमने देखा स्तूप के बारे में पूरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो आपने देखा है वो सब आपको यहां मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सांची का स्तूप, याद रख लीजिएगा। एक और स्तूप है मध्य प्रदेश में, सतना, उसको कहते हैं भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप। बोथ स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। क्लियर? दोनों के दोनों स्तूप अशोक ने बनाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात है, इनिशियली स्तूप कहते हैं 9 थे। इनिशियली 9, दे आर 9 इन नंबर। जैसे कपिल वस्तु में था, राजगीर में था, वैशाली में था, है ना, पावा में था, कुशीनगर में था, यूपी में जो कपिल वस्तु जहां उनका जन्म हुआ था वहां पर था। तो इनिशियली दे वर 9 इन नंबर, बट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका 84,000 स्तूपास हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। क्लियर? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव आल्सो discussed about the various characteristics of the stupa. Now move on to the popular art. अब हमने देखा कोर्ट आर्ट में पूरा देखा, पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, their characteristics, their symbols and their significance. Now move on to the popular art. There are 3 types of popular art. And what do you mean by popular art? In which the initiatives were taken by the common people. So the very first one is the caves. Caves, what actually, why they erected the caves? Or caves were mainly hewn out from the rocks. जो पत्थर होते हैं उसको काट के गुफा बना दी जाती है। तो मेनली दे वर यूज्ड फॉर द एज अ चैत्यन विहार। केव्स का जो मेन है वो या तो चैत्य होगा या विहार होगा। अब ये भी एग्जाम में 3 नंबर में आपको मेंस में आ सकता है चैत्य या विहार, या प्रीलिम्स में आ सकता है चैत्य रिफर्स टू। तो प्लीज याद रखिएगा, चैत्य होते हैं प्रेयर हॉल। चैत्य क्या होते हैं? प्रेयर हॉल। और विहार होते हैं लिविंग और ड्वेलिंग पर्पस के लिए। तो चैत्य आर द प्रेयर हॉल विच वर मेनली यूज्ड बाय द वर्शिपर्स टू ऑफर द प्रेयर्स टू द गॉड्स, और विहार होते हैं दे वर यूज्ड फॉर ड्वेलिंग पर्पसेस, रहने के लिए। इनिशियली दे वर यूज्ड बाय द आजीविकास, एक सेक्ट था मक्खाली गौशाला के द्वारा बनाया हुआ। बहुत हाईली एस्थेटिक लाइफ में बिलीव करते थे, न्यूडिटी में बिलीव करते थे, डेस्टिनी थियरी में बिलीव करते थे। But later they were used by mainly Buddhist monks, so they were inhabited by the Buddhist monk, and chaityas were mainly used for the prayers which were offered by the Buddhist monk. तो ऐसी केव्स बनती थी। हालांकि इसमें भी पैटर्नाइज मिला है राजा को, ऐसी बात राजा के उससे ऐसा नहीं है। एक राजा था दशरथ, एंड ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ अशोका। ग्रैंड सन ऑफ अशोका, याद रखिएगा, ग्रैंड सन ऑफ अशोका। इसीलिए इसमें बिहार में कुछ केव्स को दशरथी केव भी कहते हैं, जिनको हम नागार्जुनी केव के नाम से जानते हैं। तो बिहार में 3 बराबर केव्स हैं जो बराबर की पहाड़ियों पे बनी हुई है, और बाकी नागार्जुन की पहाड़ियों पे बनी हुई है, इसलिए उनको नागार्जुनी केव्स कहते हैं। तो मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन दैट हु कंस्ट्रक्टेड द नागार्जुनी केव्स और दशरथी केव्स। तो योर आंसर वुड बी दशरथ, हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ अशोका एंड ही वाज द मौर्यन रूलर। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज बराबर केव्स आर लोकेटेड, दैट आर ऑल्सो लोकेटेड इन द बिहार। तो caves were mainly used for dwelling purpose and for prayer purpose. These are also highly decorative in nature
इसमें भी इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर का इस्तेमाल होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना आप कितना बढ़िया दिख रहा है कीव। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, दिस इज लिंटेल सिस्टम, जो हमारे घरों में होता है इसको लिंटेल सिस्टम बोलते हैं। बट यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा राउंडेड शेप भी मिलेगा। तो व्हेन वी विल डिस्कस इन द मिडिवल हिस्ट्री अबाउट द आर्कोवेट सिस्टम, कि जब इंडो इस्लामिक कल्चर बनेगा मिडिवल हिस्ट्री में, तो आर्कोवेट सिस्टम में आपको गेट्स मिलेंगे। तो वी कैन सी आर्कोवेट सिस्टम हियर ऑल्सो, है ना, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडो इस्लामिक। बट मैं बता रहा हूँ आपको कि इस समय में भी ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्कल्पचर्स। देखिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्कल्पचर्स। इन डेकोरेशन ऑफ तोरणास मेनली वेरियस स्कल्पचर्स वर मेनली बिल्ट। बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे और स्कल्पचर्स मेनली स्टोन्स के बनाए जाते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने देखा है ये दोनों स्कल्पचर जो है यक्षिणी के हैं, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, ये यक्ष के स्कल्पचर्स हैं। तो sculptures were mainly used to decorate the palaces, to decorate the stupas, to decorate the tornas, and mainly the sculptures which were used in decoration of tornas were yaksh and yakshini. What do you mean by yaksh and yakshini? These were the demigods and mainly associated with Buddhism, Jainism and Hinduism. तो स्कल्पचर भी बहुत अच्छे बनाते थे। सबसे ज्यादा स्कल्पचर जो बने हैं वो यक्ष और यक्षिणी के, और मेनली ये डेकोरेट करने के लिए होते थे तोरनाज और मेदी को। मेदी मीन्स द प्रदक्षिणा पाथ और एम्बिलिटरी पैसेज वे। क्लियर? Now last one is the pottery. This is very important for your examination because in prelims directly it can be asked which type of pottery was there during the Mauryan Empire. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, मौर्यन एम्पायर के समय कौन सी पॉटरी इस्तेमाल होती थी। कभी भी कोई डायनेस्टी पढ़े, कोई टाइम पीरियड में, कोई पर्टिकुलर पीरियड के बारे में अगर हम पढ़ें किसी हिस्ट्री में, तो उसकी पॉटरी जरूर याद रखिएगा। जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे, जो किसी रॉयल पैलेसेस में इस्तेमाल होती थी कुकिंग पर्पस के लिए, बाकी और अदर स्टोरेज पर्पस के लिए। तो द मेन टाइप ऑफ पॉटरी विच वाज यूज्ड इन द मौर्यन पीरियड, दैट इज NBPW. Which type of pottery it was used? NBPW. N means Northern Black Polished Ware. NBPW का लिटरल मीनिंग है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वर। ये देखिए ब्लैक कलर की है और बहुत शाइनी और ग्लॉसी है, पॉलिश्ड एकदम, और ये बहुत लग्जूरियस लग रहा है। पॉटरी से भी आप किसी का नेचर पता कर सकते हैं, किस टाइप की पॉटरी है, कौन सा एलिमेंट उसमें इस्तेमाल हो रहा है, उससे पता लग जाता है कई बार कि ये किसका लाइफस्टाइल कैसा होगा। तो द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वर पॉटरी वाज मेनली यूज्ड ड्यूरिंग द Mauryan Empire, and this was the most important and highly lavish type of pottery which was mainly included in the list of important items of ancient history. Clear? बहुत important है, luxurious items के अंदर इसको लेते हैं। So this was whole about the Mauryan art and architecture. One more important thing which also includes in that, but it can be covered, or we will cover this particular topic in a separate lecture, that is Ashokan edicts. Ashokan edicts और inscription जिसको हम कहते हैं। Edicts means कोई एक रॉयल ऑर्डर या किसी रॉयल अथॉरिटी के द्वारा कुछ लिखा गया। तो अशोकन ईडक्ट जो है, वी विल डिस्कस इन सेपरेट टॉपिक अबाउट द 33 मेन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, व्हाट एक्चुअली हैव रिटन इन दोस इंस्क्रिप्शंस, वेयर एक्चुअली दे हैव बीन फाउंड इन मध्य प्रदेश, ऑल्सो दे आर फाउंड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस थ्रू आउट द इंडिया, दे हैव फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट, इन नॉर्दर्न इंडिया, इन सदर्न इंडिया, सब जगह से मिला हुआ है। तो कहाँ से उनका लोकेशन है, क्या है वो 14 मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, What is the theme of those inscription, कहाँ अशोक का नाम अशोक मिला है और कहाँ अशोक का नाम देव नाम पिया पिया दासी मिला है, देव नाम पिया पिया दासी। अब एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में, इवन MPPSC, UPSC, बहुत सारे, UPSC ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया था, देव नाम पिया पिया दासी किसके लिए इस्तेमाल किया गया नाम है। तो यह अशोक के इंस्क्रिप्शन में अशोक ने अपने आप को यह नाम दिया है। देव नाम पिया का मतलब होता है डियर टू गॉड्स, पिया मतलब प्रिया, देव मतलब गॉड्स, डियर टू गॉड्स भगवान का प्यारा, बिलव्ड टू गॉड जो होता है, अपने आप को उसने ये नाम दिया, और मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन में यही नाम मिलेगा, देव नाम पिया पिया दासी। तो वो मेजर इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिले हैं, क्या लिखा हुआ है, कहाँ कलिंग वॉर के बारे में जिक्र है, ये सारी चीजें हम एक सेपरेट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अशोक के इडक्ट्स को पूरा एक सेपरेट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you in the next lecture. Thank you so much. Have a great day.